कैसा बेटा, डर लग रहा है? डर मत, क्लास 12 पूरी करा रहा हूं, तुझे बस इसको तरीके से फॉलो करना है। मैं बताता हूं कैसे। तेरे पास टोटल 7 चैप्टर हो जाएंगे क्लास 12 की बॉटनी के। उन सातों चैप्टर का टोटल ड्यूरेशन तू जाएगा तो 4-5 घंटे से ज्यादा नहीं बनेगा। जब भी रिवाइज करना है फुल सिलेबस के लिए तुझे इसको देख लेना है। नहीं देखना तो इसके कंबाइन करके नोट्स दे दूंगा, वो तुझे रिवाइज करने हैं। और कैसे रिवाइज करना है? 1.5 घंटे में पूरे नोट्स रिवाइज करने हैं। अब मुझे लेक्चर पॉज कर, कमेंट कर कि क्या तुझे मास्टर क्लास से फायदा हुआ नहीं हुआ। पॉज करके पहले कमेंट करनी चाहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम सीरियसली इसको फॉलो कर रहे हो। सीरियस बता रहा हूँ। 7 चैप्टर किया, ऐसे हम 11th भी करेंगे और ऐसे पूरा मतलब ये जो वीक है ना अप्रैल में, इसी के अराउंड घूमते रहेंगे ताकि आपकी रिवीजन परफेक्ट हो जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है मास्टर क्लास, मास्टर की क्लास नहीं, मास्टर क्लास है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम क्या है? जैसे मान लो ये घर इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होता है जहां पर बेसिकली क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक आपस में इंटरेक्शन करते हैं। और ये एक प्रकार का फंक्शनल इंटरेक्शन है, मतलब काम करता हुआ इंटरेक्शन है। और इकोसिस्टम टर्म जो दी थी वो किसने दी थी? एजी टांसले ने। किसने दी थी? ईजी टांसले ने। क्लियर है? तो बायोटिक और एबायोटिक आपस में इंटरेक्ट करके कुछ बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम का साइज बहुत छोटा भी हो सकता है। साइज को लेके हम कह सकते हैं पॉन्ड एक माइक्रो इकोसिस्टम है, रिवर एक मैक्रो इकोसिस्टम है, ओशियन एक मेगा इकोसिस्टम है, काफी बड़ा है। ऐसे ही मेरे पास कंप्लीट इनकम्प्लीट हो सकता है। जैसे फॉरेस्ट है ना, उसमें सारे कंपोनेंट होते हैं, तो वो कंप्लीट इकोसिस्टम होता है। इनकम्प्लीट में आता है मेरे पास डीप सी। अब मेरे पास मान लो कई इकोसिस्टम मैन मेड है, जैसे कि आप देखते हो ग्रास, वो सॉरी, आप देखते हो कोई गार्डन हो गया, क्रॉप लैंड हो गई, तो गार्डन हो गया, एक्वेरियम हो गया, क्रॉप लैंड, एग्रीकल्चरल फील्ड, ये मैन मेड इकोसिस्टम है। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, हमने क्या किया, अर्थ को एक ग्लोबल इकोसिस्टम माना है। और क्योंकि उसे पढ़ नहीं सकते इतने बड़े इकोसिस्टम को, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक एक्वेटिक में ओशियन, रिवर्स, और मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? यूस्चरीज आ जाती है। यूस्चरीज क्या होती हैं आप बताओ जरा। और इसके साथ मेरे पास क्या आ जाती है? यूस्चरीज क्या आ जाती है? यूस्चरीज आ जाती है। कोरल रीफ्स आ जाते हैं। यस, कोरल रीफ्स आ जाते हैं। किस में आ गए कोरल रीफ बेटा? ये एक्वेटिक में। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, डेजर्ट, और मेरे पास ग्रास लैंड, ये सारे किस में आ जाएंगे? मेरे पास इसमें आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेटा, सबसे पहले नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि इसके अलावा इकोसिस्टम के क्या फीचर होते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में ए बायोटिक और बायोटिक चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ए बायोटिक की बात करता हूं, तो ए बायोटिक में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा देख लो। तो ए बायोटिक में मेरे पास सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास सॉइल आ गया, लाइट आ गई, ये सारी चीजें क्या आती हैं? लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीजें एबायोटिक होती हैं। बायोटिक में सबसे पहले आते हैं खाना बनाने वाले, जो खाना बनाते हैं प्लांट्स। फिर आते हैं कंज्यूमर, और फिर आते हैं डीकंपोजर। क्या आते हैं? डीकंपोजर आते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गए मेरे पास बायोटिक कंपोनेंट। फिर हम बात करते हैं इकोसिस्टम में फंक्शनल कंपोनेंट की। मतलब क्या हुआ? पहले स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम में, फिर होता है फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट का मतलब हुआ कि क्या काम हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी एक फंक्शन होता है। सही है? डीकंपोजिशन, जो खाना बना या उसकी एनर्जी फ्लो होना, ये एक फंक्शन है। और बायोजियोकेमिकल, ये टॉपिक हट गया है, पर इसका मतलब होता है न्यूट्रिएंट साइकिल, जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इनको कहते हैं। क्लियर है? अब हम एक और फीचर देखते हैं इकोसिस्टम का, उसे कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। जब हम किसी इकोसिस्टम को देखते हैं, मान लो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज को अपने क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो मेरे पास क्या होता है बेटा? स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? गिवन टाइम में, ध्यान सुनेंगे, किसी भी गिवन टाइम में, अगर मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, किसी भी गिवन टाइम में जो बायोमास प्रेजेंट होता है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे, मान लेते हैं मेरे पास प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं, टोटल ग्रास का बायोमास ड्राई वेट में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? मिनरल्स किसके अंदर? सॉइल के अंदर, उसे स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। अब मान लो मुझे अगर इकोसिस्टम समझना है, तो एनसीईआरटी कहती है इकोसिस्टम के इथोस को समझने के लिए मेरे पास क्या है? ए बायोटिक और बायोटिक की हम लोग बात करते हैं। ए बायोटिक में मेरे पास आता है पानी, मिनरल, लाइट और डिसॉल्व ऑक्सीजन। बायोटिक में मेरे पास क्या क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स आते हैं, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन है, सबमर्ज एंड फ्री फ्लोटिंग प्लांट है। कंज्यूमर आते हैं, इसमें आते हैं जू प्लैंक्टन और स्मॉल फिश। फिर मेरे पास डीकंपोजर्स आ जाते हैं, जिसमें बेसिकली क्या आएंगे? फ्लैजिलेट आ जाएंगे और बैक्टीरिया आ जाएंगे। डीकंपोजर्स में क्या आ जाएंगे? फ्लैजिलेट आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा बेटा? बैक्टीरिया आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या आते हैं बच्चे? अब हम चलते हैं एक प्रोसेस पे चलते हैं, जिसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। इकोसिस्टम में बेटा प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है खाना बनना। तो किसी भी इकोसिस्टम में कितना बायोमास बना, ठीक है, पर यूनिट एरिया में,
ठीक है, गिवन टाइम पे, उसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्शन। और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या एनर्जी की टर्म में किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसकी स्पीड निकालता हूं, ईयर से डिवाइड करता हूं, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन या अमाउंट ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया इन ईयर टाइम, उसको कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसकी यूनिट में आप देख रहे हो पर ईयर लिख दिया यहां पर, सेम यूनिट ये यूज करके पर ईयर यहां पे लिख दिया है। क्लियर है? अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? मान लो प्लांट को किसी हर्बीवोर ने खा लिया, प्राइमरी कंज्यूमर ने खा लिया, किस रेट से उसने नया नया बायोमास बनाया, उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब आप ये देखो कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है बेटा मेरे पास ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब कोई प्लांट मेरे पास है, किस रेट से उसने फोटोसिंथेसिस करके बायोमास बनाया, पर जितना भी वो बायोमास बनाता है वो सारे का सारा वो अगले लेवल पे नहीं जाता। मतलब क्या? वो उसको कोई नहीं खाता, बहुत सारा बायोमास वो खुद यूज कर लेता है। तो बेसिकली ग्रॉस का मतलब है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। कैसे? फोटोसिंथेसिस में। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? अवेलेबल बायोमास फॉर नेक्स्ट लेवल। अवेलेबल बायोमास फॉर नेक्स्ट लेवल, उसको हम क्या बोलते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि एनपीपी कहते हैं। एनपीपी क्या होती है? नेट। नेट कैसे निकालते हैं? नेट ऐसे निकालते हैं कि जो जितना खाना प्लांट ने बनाया उसमें से जो रेस्पिरेशन लॉस हो गया, जो उसने खुद यूज कर लिया, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या एनपीपी जीरो हो सकती है? यस हो सकती है, जब जीपीपी बराबर में आर हो जाए, जितना भी प्लांट खाना बनाए वो खर्च हो जाए। क्या एनपीपी जीपीपी से बड़ी हो सकती है? नहीं, क्योंकि एनपीपी नेट है वो ग्रॉस से ज्यादा नहीं हो सकती। एनपीपी जीपीपी के बराबर भी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ना कोई प्लांट कभी कभी कुछ ना कुछ यूज करेगा ही रेस्पिरेशन में। अब हम आते हैं बेटा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब होता है टेम्परेचर, रेनफॉल। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि कितना मिनरल हमारे पास सॉइल में है। फिर हमारे पास आती है फोटो सिंथेटिक कैपेसिटी, मतलब प्लांट किस तरीके का, बड़ा फॉरेस्ट है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। अब हम कंपेयर करते हैं बेटा, कंपैरिजन करते हैं प्रोडक्टिविटी की, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्यों ली जाती है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसमें हेल्प करती है? ये हेल्प करती है किसमें? कंपैरिजन में। ये हेल्प करती है किसमें? कंपैरिजन में ये हेल्प करती है, तो इसीलिए इसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं लैंड को वाटर से। ध्यान से सुनिएगा बेटा, लैंड और वाटर में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो एनसीईआरटी कहती है टोटल 170 बिलियन टन है प्रोडक्टिविटी अर्थ की, उसमें से मेरे पास 115 बिलियन टन लैंड की है, और बची हुई मेरे पास 55 बिलियन टन पानी की है। पानी की प्रोडक्टिविटी कम होती है क्योंकि वहां पर बेसिकली लाइट पेनिट्रेशन और मिनरल्स की प्रॉब्लम है। दूसरा, लैंड की अगर बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की ज्यादा होगी टेम्परेट से, फिर मेरे पास ग्रास लैंड। और पानी में देखते हैं तो कोरल रीफ की ज्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में? यूसचरीज के कंपैरिजन में। मतलब अगर आप देखें कोरल रीफ की सबसे ज्यादा पानी में होती है। शुगर केन फील्ड अगर आपको याद हो C4 प्लांट है, तो इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा हाई होगी। क्लियर है? तो हाई प्रोडक्टिविटी वालों में कोरल रीफ, शुगर केन फील्ड और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते हैं। क्लियर? अब आते हैं बेटा डीकंपोजिशन में। अब आपको ये समझना है कि जितना भी खाना बना वो सारा का सारा मतलब कोई खाएगा नहीं, उसका डीकंपोजिशन होता है बहुत सारे खाने का। तो डीकंपोजिशन क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जैसे कि लीफ वगैरह है, उसको ब्रेक करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक में। किस में ब्रेक करते हैं बेटा? सिंपल इनऑर्गेनिक में ब्रेक करते हैं। किस में ब्रेक करते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक में ब्रेक करते हैं ऑर्गेनिक को, और उसमें मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, पानी या और साथ में मिनरल्स में तोड़ते हैं। अब क्या होता है बेटा, किस चीज को तोड़ा जाता है? डेट्राइटस को। डेट्राइटस क्या होता है? जो डेड मेरे पास ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे डेड लीफ है, फ्लावर है, एनिमल एक्सक्रीटा, इन सबको कहते हैं डेट्राइटस। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चे, सबसे पहले क्या होता है कि मान लो मेरे पास कोई लीफ, ये मेरे पास डेट्राइटस है। मान लेते हैं मेरे पास ये जो है ये डेड लीफ है। ये डेड लीफ जो है ये एक तरह का डेट्राइटस है। अब ये जो डेड लीफ है ना, इस पे सबसे पहले कौन काम कर रहा है? सबसे पहले काम कर रहा है फ्रेगमेंटेशन। कौन काम कर रहा है? फ्रेगमेंटेशन। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में यहां तोड़ लिया गया है। क्लियर है? अब इस टुकड़ों पे मेरे पास कौन काम करता है? बैक्टीरिया और फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई इस पे काम करती है। बैक्टीरिया और फंजाई इस पे काम करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म बोलते हैं। क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है?
तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, जैसे लीफ को तोड़ा है, फ्रेगमेंटेशन किसने किया है बेटा, छोटे छोटे टुकड़ों में किसने तोड़ा है, ये तोड़ा है मेरे पास अर्थवॉर्म ने। यस, और ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं इस पे बैक्टीरिया फंजाई काम करता है, इसको कहते हैं कैटाबोलिज्म। तो लार्ज ऑर्गेनिक को स्मॉल पीस में तोड़ने को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और मेरे पास लीचिंग क्या होता है, जब ये टुकड़े बनते हैं ना तो कुछ मिनरल जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक मिनरल है वो डीप चला जाता है सॉइल में और प्रेसिपिटेट हो जाता है, इसको कहते हैं लीचिंग। अब ये जो टुकड़े बने इन पर बैक्टीरिया और फंजाई काम करता है, इसको कहते हैं कैटाबोलिज्म। वो उस पर एंजाइम रिलीज करेगा और उसको डाइजेस्ट करने लगेगा। अब मेरे पास जो ये टुकड़े बने, अब इनमें से बहुत सारे अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं। ये जो अनडाइजेस्टेड है इस पे ये अनडाइजेस्टेड वाला जो है ना, ये अनडाइजेस्टेड वाला जो है इस पे बेसिकली क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन होती है। ह्यूमिफिकेशन क्या होती है, ये अनडाइजेस्टेड वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। ये अनडाइजेस्टेड वाला बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ह्यूमस में। क्लियर है। अब ह्यूमस क्या होता है, देखो ह्यूमस वाले को कहते हैं ब्लैक होता है, एमॉर्फस होता है और माइक्रोबियल रेजिस्टेंट होता है। इस पे जल्दी से बैक्टीरिया फंजाई काम नहीं करते। अब ये ह्यूमस जो है ये धीरे धीरे टूटता है, स्लोली डिकम्पोज होता है और रिजर्वायर होता है मिनरल का, और मिनरलाइजेशन से इसके मिनरल भी ह्यूमस के टूट के नीचे जाते हैं। तो टोटल 5 प्रोसेस हो गए। सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन, छोटे टुकड़ों में तोड़ना। लीचिंग में सॉल्युबल इनऑर्गेनिक नीचे चले जाते हैं डीप सॉइल में। कैटाबोलिज्म, बैक्टीरिया फंजाई एक्ट करता है। ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस जो होता है वो अनडाइजेस्टेड हो, ह्यूमस जो डीकंपोज होता है उसको कहते हैं मिनरलाइजेशन। अब मेरी बात सुनिए, कौन से फैक्टर्स, क्या सब जगह डीकंपोजिशन सेम रेट से होता है, नहीं। अगर मेरे पास टेम्परेचर लो है तो ऑर्गेनिक मैटर का बिल्डअप होगा, बिल्डअप मतलब स्लो डिकंपोजिशन होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होती, एनारोबिक में क्या होती है बेटा, स्लो होती है, और एरोबिक में क्या होती है, फास्ट होती है। ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगी डीकंपोजिशन उतना फास्ट होगी। अगर मेरे पास डेट्राइटस में नाइट्रोजन और शुगर होगी, नाइट्रोजन और शुगर होगी तो डीकंपोजिशन हमारे पास कैसी होगी, डीकंपोजिशन हमारे पास कैसी होगी, फास्ट होगी। और अगर मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, अगर मेरे पास काइटिन और लिग्निन होगी तो डीकंपोजिशन कैसी होगी, स्लो होगी। ये हो गया मेरे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकंपोजिशन। अब यहां से आगे चलते हैं और बात करते हैं एनर्जी फ्लो पे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फूड चेन में एनर्जी फ्लो होती है, कौन किसके थ्रू होती है, पर सबसे पहले सन की एनर्जी आती है। तो आपको ये पता है कि सन जो होता है वो मेन सोर्स होता है एनर्जी का, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कहां पर बेटा, सन मेन सोर्स है एनर्जी का एक्सेप्ट हाइड्रोथर्मल वेंट, ये कहां होते हैं, डीप सी में। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि सनलाइट टोटल आती है, उसमें से सिर्फ 50% काम की होती है, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बेसिकली क्या होती है, 50% ऑफ सनलाइट होती है। अब उस पार में से प्लांट कितना यूज करता है, 2 से 10%। तो टोटल सनलाइट जो आती है उसका 50% को कहते हैं पार, और उसमें से भी 2 से 10% प्लांट यूज करता है। अब आप समझिए कि एनर्जी फ्लो कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों को फॉलो करता है एनर्जी फ्लो। किस में होता है एनर्जी फ्लो, फूड चेन में होता है। किस में होता है, हमारे पास फूड चेन में होता है। अब जैसे मान लो मेरे पास फूड चेन है, तो उसके पहले ट्रॉफिक लेवल को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसमें ग्रास आ जाता है, फाइटोप्लैंक्टन आ जाता है, इस तरह की चीजें आती हैं। सेकेंडरी प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है हर्बीवोर। इसमें आ जाते हैं मोलुस्का, आ जाते हैं बर्ड, आ जाते हैं मेरे पास मैमल आ जाएगा। टर्सरी प्रोड्यूसर को सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं, और इसका एक और नाम होता है प्राइमरी कार्निवोर। क्या नाम होता है बेटा, प्राइमरी कार्निवोर नाम होता है। क्या नाम होता है, प्राइमरी कार्निवोर भी नाम होता है। और इसमें मेरे पास कुछ बर्ड्स आ जाते हैं, फिशेज आ जाती है, वुल्फ आ जाती है। अब ये वाला बर्ड यहां से हटा देते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये वाला बर्ड और मैमल यहां से हटा देते हैं, ठीक है, क्लियर है, सही है। अब मेरे पास क्या आ जाता है बच्चे, फिर आता है फोर्थ लेवल, जिसको टॉप कंज्यूमर या क्या बोलेंगे, या क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर बोलेंगे। उसमें मेरे पास मैन और लॉयन आ जाता है। क्लियर है, कौन आ जाएगा, मैन और लॉयन आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो आपको इसका एक और नाम क्या होगा, अगर मान लो मुझे एक और नाम लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा टर्शरी कंज्यूमर, यस, या मैं इसको लिखूंगा सेकेंडरी कार्निवोर। सेकेंडरी कार्निवोर का मतलब जिसने एक कार्निवोर पर खाया। क्लियर है। अब देखो फूड चेन क्या होता है, आपस में जुड़े हुए ट्रॉफिक लेवल को अपने क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। यस, फूड वेब क्या होता है, आपस में जुड़ी हुई फूड चेन को अपने क्या बोलते हैं, इंटरलिंक फूड चेन को क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है बेटा, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, न्यूट्रिशनल रोल होता है। किसी भी फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है कि उसको न्यूट्रिशन को लेके क्या रोल है, न्यूट्रिशन को लेके क्या रोल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का,
उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। तो फूड चेन आपस में जुड़े हुए ट्रॉफिक लेवल, फूड वेब आपस में जुड़ी हुई फूड चेन। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब हमारे पास बेटा हमारे पास फूड चेन दो तरह की होती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन और एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब हमारे पास इससे ग्रास से फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होती है, और डेट्राइटस फूड चेन डेड मटेरियल से स्टार्ट होती है ट्रॉफिक लेवल 1 पे। ट्रॉफिक लेवल 2 पे अर्थवर्म या कॉकरोच आता है। मेरे पास तीन तरह की ग्रेजिंग फूड चेन है। सबसे पहले है मेरे पास क्या, फाइटोप्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश, लार्ज फिश, इसको कहते हैं कौन सी, एक्वेटिक की। फिर फॉरेस्ट की होती है, ट्री पर बर्ड होना, ग्रासलैंड में ग्रास, ग्रास ऑपर, बर्ड, इस तरीके से होता है, इसे कहते हैं ग्रासलैंड की। अब मेरी बात सुनो, ग्रेजिंग फूड चेन तीन तरह की हैं, एक्वेटिक, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड की। ये स्टार्ट होती है प्राइमरी प्रोड्यूसर T1 से। ये मेन कंडुएट का मतलब क्या होता है बच्चे, पानी के अंदर ना और लैंड पर ग्रेजिंग फूड चेन दोनों जगह होती है, देख रहे हो। फॉरेस्ट में भी लैंड पर, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, लैंड हो गया, ये पानी हो गया। ग्रेजिंग फूड चेन दोनों होती है, पर पानी में वो मेन एनर्जी का फ्लो कराती है। लैंड पर मेन एनर्जी फ्लो किसके थ्रू होता है, DFC के थ्रू, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा बनता है लैंड पे। हमने पढ़ा है प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इस वजह से बेसिकली क्या होती है बेटा, लैंड पर बेसिकली क्या होती है, कौन सी वाली ज्यादा होती है लैंड पर, लैंड पर मेरे पास डेट्राइटस फूड चेन ज्यादा होती है। याद हो जाएगी ये बात। अब आपको एक चीज और समझनी है बेटा, हमारे पास क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। होता क्या है कि हमने तीन फूड चेन पढ़ी, कौन कौन सी, ग्रासलैंड की, फॉरेस्ट की और एक्वेटिक की। अगर मैं इन फूड चेन्स को किस में ड्रॉ करूं, किसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ करूं, एनर्जी, बायोमास और नंबर के टर्म में। मतलब अगर मैं किसी फूड चेन को, देखो फूड चेन के अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को, फूड चेन में क्या है बेटा, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है, उसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं एनर्जी, बायोमास और नंबर की टर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल का इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, बायोमास एंड नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड बेटा आप देखो, मेरे पास एक ग्रासलैंड का है, एक फॉरेस्ट का है, एक एक्वेटिक का, तीनों का हम बना सकते हैं। अब देखो किसके साथ बना रहे हैं। यदि मैं एनर्जी का बनाऊंगा तो ग्रासलैंड में सबसे पहले कौन आएगा बताओ, सबसे पहले यहां ग्रास आएगा, तो ग्रास की एनर्जी ज्यादा है, फिर ग्रास ऑपर की है, फिर मान लो बर्ड की है। तो मैं किसी का भी बनाऊं, एनर्जी का हमेशा सीधा ही बनेगा, इसके बेस पे हमेशा क्या बनाना है, प्रोड्यूसर बनाना है। यस, तो जब भी आपको बनाना है तो प्राइमरी प्रोड्यूसर को कहां बनाना है, बेस पे, और सारे मेंबर को काउंट करना होता है, ऐसा नहीं एक घास, सबको काउंट करना है, तो प्रोड्यूसर बेस पे बनाना है। क्लियर है। तो एनर्जी वाला चाहे ग्रासलैंड का हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, एक्वेटिक का, हमेशा सीधा आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अपराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपराइट बोलते हैं। अब देखो नंबर में क्या है, नंबर में मेरे पास जो ग्रासलैंड वाला सीधा आएगा। अब देखो मेरी बात सुनो, जो ट्री का नंबर होता है बर्ड के नंबर से कम होता है, तो ये वाला इन्वर्टेड आएगा। एक्वेटिक में क्या है बेटा, फाइटोप्लैंक्टन का नंबर ज्यादा होता है जू से, फिर मेरे पास मान लो स्मॉल फिश। लेकिन एक खास बात है, जब इनका आप बायोमास निकालते हो ना, टोटल फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम आता है। तो बायोमास में एक्वेटिक का इन्वर्टेड आता है, तो दो जगह इन्वर्टेड आ रहे हैं। एक तो मेरे पास नंबर का इन्वर्टेड आ रहा है फॉरेस्ट का, एक्वेटिक का इन्वर्टेड किसका आ रहा है, बायोमास का। तो याद रखें बेटा, एनर्जी के सारे अपराइट आते हैं, ग्रासलैंड के सारे अपराइट आते हैं, सिर्फ फॉरेस्ट वाला, ध्यान सुने, एक्वेटिक का बायोमास और फॉरेस्ट का नंबर वाला क्या होता है, इन्वर्टेड आता है। क्लियर, आप ए बी याद करके साथ सकते हो, एक्वेटिक का बायोमास का इन्वर्टेड है ए बी, और FN फॉरेस्ट का नंबर वाला इन्वर्टेड है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, सम बेसिक आपको याद रखने। अब ध्यान से सुनेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड का कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि इसको फूड चेन के लिए बनाते हैं, पर नेचर में क्या होता है बेटा, नेचर में क्या होता है, फूड वेब प्रेजेंट होता है। दूसरा, नॉट फॉर DFC, डेट्राइटस फूड चेन के लिए इन्हें नहीं बनाते, जबकि डेट्राइटस फूड चेन इंपॉर्टेंट है। तीसरा बेटा, हमारे पास कुछ मेंबर होते हैं जो दो ट्रॉफिक लेवल पे हो सकते हैं, इसकी वजह से डबल काउंटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, डबल काउंटिंग। तो सम मेंबर कैन ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल। अब इसके अलावा बेटा आपके सिलेबस में एक 10% लॉ भी है कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यदि मान लो T1 ट्रॉफिक लेवल पे 10,000 जूल है, तो उसके अगले ट्रॉफिक लेवल पे 1,000 जाएगा। लेकिन सन से सिर्फ 1% आता है, वो हमने पढ़ा भी है ना, 2 to 10% पार का। तो सन का कितना होगा, 1 से 5%। क्लियर है। तो ये टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं इसमें, इसके अराउंड प्लीज मेहनत करो, और मुझे इसी को बार बार याद कर जाओ, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। अब मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर आपने कमेंट नहीं करी कैसा लगा। और नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन।